नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जैसी आशंका व्यक्त की जा रही थी वही होते हुए देखा जा रहा है। 20-25 एमएलए विधानसभा पहुंचे। स्पीकर को एक पत्र सौंपा गया है। इस पत्र में यह दावा किया गया है कि टीएमसी के 80 में से 60 एमएलए ऐसे हैं जो ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बनाए जाने के पक्ष में हैं। यानी ममता बनर्जी जिनको चाहती थी, अब उनके खिलाफ विधानसभा में पत्र पहुंच गया है। एक दूसरे नेता ऋतव्रत बनर्जी सामने आ गए हैं। ये दावा किया गया है इस पत्र में कि 60 से ज्यादा एमएलए उनको अपना नेता मानते हैं और उन्हीं को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना चाहते हैं। ये जो घटनाक्रम है ये टीएमसी के दो फाड़ होने की शुरुआत है। तरीका यही होता है। 4 साल पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। उन्होंने एक तरीके से बगावत कर दी थी। वैसा तो नहीं हुआ जैसा वहां हुआ था, क्योंकि वो सब अपनी गाड़ियों से, बस से पहले गुजरात के सूरत में इकट्ठा हुए थे 5 स्टार होटल में, और सूरत के बाद वो चले गए थे असम में कुछ समय रहे और उसके बाद गोवा लौटे। और जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली, उसके बाद ही बाकी के सारे एमएलए बस में सवार होकर के मुंबई पहुंचे थे। यहां ऐसा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो हैं नहीं, उनको बहुमत तो मिला नहीं है। तो जो भी एमएलए हैं वो, चूंकि इस समय टीएमसी विपक्ष में है, ममता बनर्जी चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती हैं। उस पत्र पर जो अभिषेक बनर्जी के हाथों से भिजवाया गया था, हस्ताक्षरों से भिजवाया गया था, बहुत सारे विधायकों ने, 10-12 विधायकों ने अब तक सीआईडी के सामने बयान दे दिए हैं कि उस पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर हैं, उन्होंने नहीं किए हैं। तो ऐसे में सीआईडी की जांच अब शुरू हो गई है। उसकी एसआईटी बनी है, गवाहियां चल रही हैं। अभी 8 जून को फिर से अभिषेक बनर्जी को भी बुला लिया गया है, क्योंकि उनके हस्ताक्षरों से वो लेटर गया था। तो ब्लेम उन्हीं के ऊपर है कि उन्होंने विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर बनाए या कहीं से ट्रेस किए, स्कैन किए और यहाँ पर चिपका दिए। तो वो बुरी तरीके से फंस रहे हैं और माना ये जा रहा है कि ये सीआईडी का सामना करने से बचने के लिए ही अपने ऊपर अटैक का बहाना, घायल होने का बहाना, इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करना, वो भी आईसीयू में भर्ती होने की कोशिश करना ताकि पुख्ता केस बनाया जा सके। लेकिन वो सारे दांव पेच इनके उल्टे पड़े हैं। किसी भी अस्पताल ने उनको भर्ती करने से इनकार कर दिया। इनको कहा गया कि शरीर पर ऐसा कोई घाव नहीं है, कोई चोट नहीं है कि आपको अस्पताल में भर्ती भी किया जा सके। आईसीयू में तो आप छोड़ ही दीजिए कि आईसीयू में आपको भर्ती किया जाएगा। तो ये बुआ भतीजा दोनों फंस चुके हैं। कल ममता बनर्जी ने धरने का एक पूरा पाखंड किया था, नाटक किया था, वो भी संभवतः ये भांपने के लिए कि अब कितने एमएलए इनके साथ बचे हैं, कितने सांसदों का समर्थन इनको अभी भी है। लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगा
क्योंकि शुरू में खबर आ रही थी कि 6-7 एमएलए ही वहां पहुंचे। अब सूचना मिल रही है कि 8 एमएलए थे कुल मिलाकर के, 80 में से 8, और सांसद 42 हैं दोनों सदनों में, उनमें से केवल 3 सांसद पहुंचे थे। एक आध बाद में और पहुंचा हो तो बाद की बात है, लेकिन ये स्थिति आज पहुंच गई ममता बनर्जी की। और ये जो घटनाक्रम हम होते हुए देख रहे हैं कि सतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 20-25 एमएलए विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंच गए, उनको चिट्ठी सौंप दी और कहा कि हम सत्यव्रत बनर्जी को ही एलओपी बनाने के पक्ष में। यानी अगर 80 में से जो कहा जा रहा है कि जो पत्र सौंपा गया है उस पर 58 एमएलए के सिग्नेचर हैं, तो 58 भी अगर हैं तो भी ये 2/3 एमएलए होते हैं। 80 के 2/3 54 होते हैं, और 54 एमएलए पार्टी को अलग मान्यता के लिए या ये दावा करने के लिए कि हम ही असली पार्टी हैं, वो पर्याप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 54 एमएलए भी इस समय सत्यव्रत बनर्जी के पास हैं, असंतुष्ट गुट में हैं, तो ममता बनर्जी की पार्टी का टूटना अब तय हो गया है। और ये लगभग वैसी ही सिचुएशन है जैसी 4 साल पहले 2022 में मुंबई में घटी थी, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए अलग हो गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय जो टूट करके विधायक आए थे उनके नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, जब तक के नए विधानसभा चुनाव नहीं घोषित हो गए। और इस बीच एक और घटना घट गई। वहां पर शरद पवार की पार्टी में भी, विधायक दल में भी विद्रोह हो गया। अजित पवार के नेतृत्व में करीब 38 एमएलए टूट करके अलग हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए। वो घटनाक्रम बाद में पता चला कि ये सब डिजाइन किसने किया था। डिजाइन करने वाले कोई और नहीं, मोटा भाई के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह थे। और ये क्यों किया गया था बिहार, आपके महाराष्ट्र में 2019 की घटना की वजह से। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2019 के विधानसभा का। इससे पहले लोकसभा में भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली संयुक्त शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी। दोनों के अच्छे खासे एमपी जीत करके आए थे। विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर के थोड़ी बहुत झें हुई, लेकिन मिलकर के साथ ही लड़े। मंचों से प्रधानमंत्री और अमित शाह ने सबने कहा कि अगर सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उस समय उद्धव ठाकरे चुप थे। जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीटें आई हैं कि बिना शिवसेना की मदद के वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने अड़ंगेबाजी लगानी शुरू कर दी और झूठ बोलना शुरू कर दिया कि अमित शाह ने 2.5 साल का वादा किया था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, 2.5 साल का बीजेपी का होगा। अमित शाह ने इनकार किया कि ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया था। इसके बावजूद उन्होंने इसी को बहाना बना करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे। यानी देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां ना बने, ये साजिश कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके रची।
नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे ने सरकार तो चलाई, लेकिन इन 2.5 साल में उनके कारनामों की वजह से शिवसेना की बड़ी बदनामी हुई। और शिवसेना चूंकि सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके करीब है, और बाला साहब ठाकरे भी पूरी जिंदगी एंटी कांग्रेस राजनीति करते रहे और जो कांग्रेस की प्रो मुस्लिम और उनके तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका खुला विरोध करते रहे। तो ऐसे में जो एमएलए बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ करके चुनाव जीत करके आए थे, उनको ये भय सताने लगा कि जब अगली बार वो चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो जूते पड़ने की नौबत आ गई है। इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे करके विद्रोह कर दिया, पार्टी तोड़ दी। और शरद पवार चूंकि लीडरशिप को लेकर के क्लियर नहीं थे और भतीजे को लग रहा था कि उनके आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना चुके थे, तो इसलिए वो भी वहां घुटन महसूस कर रहे थे। और अगर एनसीपी में और उद्धव ठाकरे की संयुक्त शिवसेना में टूट फूट हुई या कराई गई तो ये 2019 में शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने मिलकर के उनके साथ जो खेल किया था, देवेंद्र फडणवीस के साथ जो खेल किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही ये प्लानिंग की गई थी कि इन दोनों पार्टियों को तोड़ दिया जाए, और वो टूटी। तो मोटा भाई यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ठंडा करके खाने में विश्वास रखते हैं, समय का इंतजार करते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ है, भाजपा के वर्कर्स के साथ क्या क्या नहीं हुआ है। 321 बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मारा जाना, चुनावी हिंसा का शिकार होना, ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दमन चक्र चलाया था। तो ऐसे में जबकि शुरू में 2013-14 के आसपास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ही बने थे और उसके बाद जब भी पश्चिम बंगाल में जाते थे तो जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी का उनके प्रति था या अमित शाह के प्रति था, अमित शाह के बारे में तो उन्होंने एक बार घमंड में अहंकार में ये कह दिया था कि कौन है अमित शाह। तो बाद में एक बहुत बड़ी सभा करके अमित शाह ने मंच से कहा था कि देख लीजिए ममता जी, मेरा नाम अमित शाह है और मैं यहाँ आपकी सत्ता पलटने के लिए आया हूँ। तो चलिए 2021 में तो वो समय नहीं आ पाया, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एंट्री बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन कर चुकी थी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए से बढ़कर के 77 हो गए थे। उसका वोट ऑफ परसेंटेज और ममता बनर्जी के वोट ऑफ परसेंटेज में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया था। और इस बार वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर बन गया था पश्चिम बंगाल का, उसमें ममता बनर्जी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक नेक्सस था, लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना, उसको सिरे चढ़ाना, जो फेक वोटर थे वो चाहे ऐसे वोटर थे जो अब दुनिया में नहीं है फिर भी वोटर बने हुए थे, और सुबह 10-11 बजे तक जो टीएमसी के लठैत थे वो अलग अलग कॉलोनियों, मोहल्लों में, गांव में हर जगह बैठ जाते थे और असली वोटरों को जाने नहीं देते थे बूथ तक। और जो अब इस दुनिया में नहीं है या जो
उस पते पर नहीं है और बाहर शिफ्ट हो गए, उनके भी वोट पड़ते थे और बाकी लोगों के भी वोट पड़ते थे। यानी पूरी तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, अलग तरीके से होती थी। तो ये जितने सुधार हुए हैं, जो एसआईआर में करीब 91 लाख नाम कटे हैं और 27 लाख ऐसे रह गए जिनकी पैमाइश नहीं हो पाई पूरी, उसने एक बहुत बड़ा अंतर कर दिया इस बार। और ममता बनर्जी और उनके जितने भी गुर्गे थे, अभिषेक बनर्जी की जो टीम थी गुंडों की, वो इस बार वो खेल इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि केंद्रीय बलों की ही बहुत सारी कंपनियां इस बार तैनात कर दी गई थी। हर बूथ को सीसीटीवी कैमरे की जद में रखा गया था और अतिरिक्त और स्पेशल ऑब्जर्वर वहां पर तैनात किए गए थे। जैसे 24 दक्षिण 24 परगना में उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने तैनात किया था, क्योंकि दक्षिण 24 परगना सबसे ज्यादा कुख्यात हो गया था अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम के दखल के चलते और दहशत फैलाने के चलते। तो इस बार बहुत सोच समझ करके वहां व्यवस्थाएं की गई थी और उसका नतीजा हमारे और आपके सबके सामने है। ममता बनर्जी की पार्टी इस बार 80 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन बात केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी, बात इसके आगे ले जानी थी। और जो इस तरह की राजनीति इस देश में करते हैं, यानी चलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तक तो ठीक है, बयानबाजी तक भी ठीक है, जब तक कि आप गाली गलौज के स्तर पर ना उतर आए। लेकिन हमने और आपने देखा है, जो इस भाषा का यूज करते हैं, यानी डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो अब व्यवस्थाएं हो गई हैं, और व्यवस्थाएं किस संदर्भ में मैं कह रहा हूं, इन सबको एक एक करके सबक सिखाया गया है। अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में मनोरोगी और कायर और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि विधानसभा में किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो इम्यूनिटी मिली हुई है, उसमें बाहर कार्रवाई नहीं हो सकती। चौथी पास राजा की कहानी सुनाना शुरू कर देते थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि केवल और केवल कोसने के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप को और अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने विधानसभा का एक दिन का भी विशेष सत्र बुलाया है। ऐसा कई बार हुआ, क्योंकि ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे कसे जा रहे थे, इनके लीडर गिरफ्तार किए जा रहे थे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिशें हो रही थी। तो ये आपे से बाहर होते जा रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि मेरी छवि तो एक कट्टर ईमानदार की है और हमारे ही भ्रष्टाचार उखाड़े जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं। तो जो जिस बेस पर राजनीति आगे बढ़ रही थी, वो आधार ही खत्म हो रहा है और इससे बिलबिला गए ये लोग। ये हों मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन्होंने संसद के भीतर भी, संजय सिंह वगैरह ने, और इन लोगों ने विधानसभा के भीतर दिल्ली में और बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, क्योंकि मीडिया को इन्होंने एक तरीके से हायर किया हुआ था, तो इनके लाइव प्रसारण होते थे। तो वो एक तरीके से बहुत हद तक इनकी जो राजनीति थी उस तरह की, उस पर अंकुश लगाने में बीजेपी कामयाब हुई है। और मैं तो कहूँगा कि ये प्रदेशों की जनता ऐसे लोगों को उखाड़ करके फेंक रही है। दिल्ली की जनता ने ही अरविंद केजरीवाल को उखाड़ करके फेंका है यहाँ से।
इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो गंदा खेल खेला था 2019 में, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने पर और नेक्सस करके बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि देकर के एनसीपी यानी शरद पवार और सोनिया गांधी के साथ तालमेल बैठाया था, गठबंधन किया था उद्धव ठाकरे ने, तो उनको भी एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखा दिया। और अब पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। इससे पहले बंगाल में हमने देखा लालू यादव किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में, तेजस्वी यादव किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। तो वहां भी इन लोगों को सबक सिखाने का काम पब्लिक ने कर दिया। और जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन ये दोनों करते हैं अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, वो तो विपक्ष के इन नेताओं को भी सीखने की जरूरत है। तो बिहार में प्रचंड बहुमत, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत, हरियाणा में ऐसा बहुमत जो इतनी सीटें कभी नहीं मिली, दिल्ली में भी प्रचंड बहुमत मिला और अब बंगाल में 208 सीटें मिली। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मामला केवल इतना नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी बाहर चली गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन गए। मामला इससे अब आगे का है कि इस तरह की गाली गलौज की, बदले की, दमन की राजनीति करने वालों के लिए भारतीय राजनीति में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। और आप इनका अब हश्र देखिए, क्या नतीजा निकला है। टीएमसी के भीतर से ही असंतोष का लावा फूट पड़ा है। लोग अभी तक इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि वो सत्ता में थी, चीफ मिनिस्टर थी, और उनके भतीजे की तमाम तरह की नाफरमानियां, एरोगेंस और जो एक मिसबिहेवियर था उसको भी लोग इसीलिए बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने के लिए अभिशप्त हो गए थे। आज तो ममता बनर्जी ऐसी किसी पोजीशन में है नहीं, पावर में नहीं है। आज पुलिस प्रशासन कोई उनको कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो आज क्या हालत करके रख दी है अमित शाह ने इनकी कि ये प्रदर्शन करना चाहती हैं, पार्टी के नेताओं को एकजुट करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहती हैं, पर इनको उस मैदान में, उस जगह पर सभा करने की या धरने पर बैठने की या भाषणबाजी करने की या मंच सजाने की, कुर्सियां लगाने की भी इजाजत नहीं मिलती है जहां ये करना चाहती हैं। कल का धरना एक तरीके से सड़क पर किया है इन्होंने, उस पर भी अगर मुकदमा इनके ऊपर और आयोजकों के ऊपर कायम हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और वहाँ जो पुलिस के लोग और कुछ दूसरे लोग जिस तरह के माइक और लाउड स्पीकर लेकर के सार्वजनिक घोषणाएं करते हैं मोहल्ले मोहल्ले जा कर के, वैसे माइक और स्पीकर से वहाँ काम चलाया जा रहा था। और कितने एमएलए वहाँ पहुँचे हैं, कितने सांसद वहाँ पहुँचे हैं, इसकी जानकारी अब तक आपको मिल ही चुकी है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि ममता बनर्जी का खेल लगभग खत्म हो चुका है। पार्टी के ही एमएलए अगर इकट्ठे होकर के ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं इस रूप में कि इन्होंने जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय को लेटर लिखा, उसको ही अब चुनौती दे दी है टीएमसी के 60 विधायकों ने। 58 के हस्ताक्षरों का पत्र सौंप दिया गया है। दावा किया गया है कि 60 एमएलए ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बनाना चाहते हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये पार्टी के दो फाड़ होने की शुरुआत भर है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।